अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, शादाबाद रहें और दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप बड़ी लंबी दुआ करते हैं और पहले 2-3 मिनट इस तरह गुजार देते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये दुआ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे दिल से दुआ निकलती है। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो तो सारी जगह चल रहा है कि जी हल्फ उठा लिया सुहेल आफरीदी साहब ने और गवर्नर ने उनसे हल्फ लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं एक ब्रेकिंग ख़बर आपको देना चाहता हूँ, और ये ब्रेकिंग ख़बर आपको बज़ाहिर लगेगी कि शायद मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं डॉट से डॉट मिलाऊंगा तो आप कहेंगे कि वहाँ बात में किसी हद तक वज़न है। ख़बर बड़ी है और ख़बर इमरान खान की रिहाई के हवाले से है, और ये को मैं अपने बना के नहीं कह रहा, या मेरी को ख्वाहिश पे मबनी ख़बर नहीं है। ख़बर के पीछे बाकायदा एक लॉजिक है और वो मैं आज आपको अपने इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ तो उठा लिया। अब सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान ने यह भी कह दिया कि जो काबीना है वो उनकी मर्ज़ी की होगी। तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसमें वो क्या फ़ैसले करते हैं क्या नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो ट्रंप के लिए मक्खर लगाया गया और जिस तरह पॉलिश की गई, वो पूरी दुनिया में डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई है। मैंने कल प्रोग्राम में आपको कहा था कि खातून ने मुंह पे हाथ रख लिया हैरानगी से, जब शहबाज शरीफ साहब ने हद ही कर दी, हद तो भी वध कर दी। तो वो खातून इटली की वज़ीर आज़म है। तो इससे अंदाज़ा करें कि दुनिया हमारे वज़ीर आज़म को किस नज़र से देख रही है। कोई बंदे की ग्रेस होती है, कोई बंदे का वक़ार होता है। इमरान खान, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक तकरीब में टांग पर टांग रख के बैठा रहा। इसराइली सा वज़ीर आज़म के गुज़रा, पता नहीं कौन कौन गुज़रा, उसने किसी की तरफ देखा ही नहीं। प्यूटन के साथ जिस लेवल पे वो बात कर रहा था दोनों, उससे अंदाज़ा होता है। बहरहाल वो मैं इस पे बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले आ जाएँ आप इस तरफ के वो ब्रेकिंग ख़बर क्या है और इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है। देखिए, जब इमरान खान ने एक बम फाड़ा और ये कहा कि गड्डापुर जो है वो इस्तीफ़ा दें और सुहेल आफरीदी साहब को उन्होंने मुंतखब किया, तो सुहेल आफरीदी के मुतालिक एक जो शोर मचा वो ये था कि जी सुहेल आफरीदी तो एक जंगजू है। उसने ख़ुद भी कहा कि मैं तो भाई एक जंगजू हूँ, फाइटर हूँ, और मैं तो बागी हूँ। इसके जवाब में एक खलबली मच गई और उसने कहा कि जी मैं तो विफाक के साथ नहीं चलूँगा किसी हाल में भी। तो विफाक से मुराद एक्चुअली तो वो इस्टेब्लिशमेंट कह रहा था, वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकता था। और उसने जो पहले दिन सुहेल साहब ने बयानात दिए वो सारे वही थे जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ थे। जिसके बाद डीजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने भी नाम लिए बगैर कहा कि हम तो ऐसे किसी बंदे को नहीं आने देंगे। फिर हमारे अता तारड़ साहब ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि वो कैसे उनता, मैं होने ही नहीं दूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद एक लगा कि ये तो बड़ी हेड ऑन सिचुएशन हो गई है, और मैंने भी किया कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तो आमने सामने खड़े हो गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? अगर आप कहें जी अदालत ने फ़ैसला दे दिया, तो अदालतें तो में केस में तो 250 केसेस इमरान खान के भी हैं, तो वो क्यों नहीं फ़ैसला देती? और ये कहा जाता है कि जी अदालतों को तो जब फ़ैसला आता है तो वो अदालतें फ़ैसला देती हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट, इसने पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत सारे फ़ैसले दिए। मिसाल के तौर पे मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया था। तो ये कह दीजिए अदालतों ने कोई आज़ादाना फ़ैसला दे दिया, तो इससे आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि अदालतें तो यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गई कि जी हम ज़मानत देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होता। और अदालतों के जजेज़ ने तो यहाँ तक कहा कि हमें जो फ़ैसलों में हम पे दबाव होता है। तो ये कोई कहे पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला को उसकी वजह से तो नहीं। अब ये समझें कि अगर कोई रोकना चाहता तो रोक सकता था, जैसे बाहर की अदालतों में, बाकी अदालतों में रोका जा सकता है, तो वहाँ पे भी रोका जा सकता था। कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था जिससे ये सारा कुछ रुक जाता। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक कदम पीछे गई और उन्होंने अपने इस बयान के बाद बजाय एग्रेसिव खेलने के, रुकावट डालने के, एक कदम पीछे आके
और सुहेल आफरीदी को मौका दिया कि वो मुंतखब हों। यहाँ पे एक और बारीक गेम भी हुई। अभी मैं आ रहा हूँ इमरान खान की तरफ। यहाँ एक बारीक गेम क्या हुई, यहाँ गेम ये हुई कि जनाब आपने कल वो क्लिप देखा होगा जिसमें बिलावल भुट्टो ने अपने गवर्नर को कहा तुम कितने बैठे हैं, आप कहा भाई आपका यहाँ क्या काम है, आप पेशावर जाए। और उन्होंने मोहब्बत में अपने स्पीकर की बेइज्जती की और वह अपने वज़ीर आला को कहा कि इन्हें तैयारा दें और कहें कि जाके जो आपका काम है वो करो, वो करने वाला काम करो, तुम यहाँ आके क्या बैठे हो। तो क्या अब आप ये समझिए कि पीपल्स पार्टी को अचानक पीटीआई की मोहब्बत जाग गई और उसके दिल में पीटीआई के लिए, बिलावल के दिल में इमरान खान के लिए कोई दिया जल पड़ा है, कोई चिराग जल पड़े, कोई गिटार बजने लगे। एक्चुअली पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है। बिलावल जिसका कहा जा रहा था अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो आपने कभी पिछले कुछ अरसे से उनका सही कहीं सुना है नाम वाम भी? वो पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया और मरियम साहिबा को लॉन्च किया जा रहा है, उनको ग्रूमिंग की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी को बात बहुत बुरी तरह चुभी हुई है। आसिफ अली जरदारी सारे केस में, शर्मुल शेख, गाज़ा वाले मामले, अमरीकी प्रेसिडेंट, वो कहीं नहीं है। अगर कोई कहे कि जी वो तो प्रेसिडेंट हैं, तो क्या आपको याद नहीं इमरान जरदारी बतौर सदर अमेरिका का विज़िट करके आए थे और वो उनकी सीनियर नायब वज़ीर आज़म जो थी उससे हाथ मिलाया था और उनका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, वो भी अमेरिका जा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें घास ही नहीं डाली, उनसे किसी बात में मशवरा भी नहीं किया गया। चीन गए जरदारी साहब माइनस, पीपल्स पार्टी के अरकान माइनस। अमेरिका गए जरदारी साहब माइनस, पीपल्स पार्टी के अरकान माइनस। फिर पंजाब की हुकूमत की और जो सिंध की हुकूमत की लड़ाई हुई उसमें भी पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि मरियम साहिबा और उनके वज़रा ने इतना अटैक इस बात की वजह से किया कि उन्हें कहीं से को हल्लाशेरी मिली हुई थी। और फिर इसी वजह से जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी को बुलाया, क्योंकि मोहसिन नकवी दोनों के दरमियान रेफरी हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उनसे कहा कि आप देखें आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। जिसके बाद मोहसिन नकवी ने ज़िम्मेदारों से बात की, बाकियों से बात की और कोई दरमियानी रास्ता निकला, दोनों तरफ खामोशी हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस बात पर लड़ाई हुई थी उसका कोई हल निकला? कोई दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आई कि जी ये हो गया, बस खामोशी हो गई, क्योंकि ऊपर वालों ने कहा चुप करके बैठ जाओ। पीपल्स पार्टी अंदर से खुश नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि पीटीआई का दबंग सा सुहेल आफरीदी जैसा केपीके में जाके बैठे कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाला कोई मौजूद रहे। उनकी नज़र में था कि केपीके में पीटीआई की सुबकी हो गई तो ये सिस्टम में उनके पॉलिटिकल फोर्सेस का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सो पीपल्स पार्टी ने भी खामोशी इख्तियार की। अब आ जाएं असल बात की तरफ। आपने देखा कि जो बैरिस्टर सैफ हैं वो नाक का बाल कहलाते थे गंडापुर का। बैरिस्टर सैफ अभी भी उस काबीना का हिस्सा हैं, उन्हें नहीं हटाया गया। आज भी उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, एक दिन पहले भी उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। और बैरिस्टर सैफ के मुतालिक सब जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कोटे से आए हुए हैं। अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर रद्द करना होता तो बैरिस्टर सैफ अभी तक काबीना से निकल चुके होते। तो आप अंदाज़ा करें बैरिस्टर सैफ की ताकत का कि वज़ीर आला गंडापुर बाहर बैठा होता था 2-2 घंटे और बैरिस्टर सैफ जाके मुलाकात कर रहे होते थे इमरान खान से। आज भी उन्होंने मुलाकात की। बैरिस्टर सैफ ही थे जो सेनेट के जो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करके इमरान खान से लेके आए थे। सो उनका वज़न आप समझे। मेरा दावा यह कि बैरिस्टर सैफ इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और ये वो खिड़की है जो खुली हुई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। अब इमरान खान का कल का ट्वीट सुने, उन्होंने कहा जी फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, शोधा भी मेरे। असल लड़ाई तो यही है 9/11 के शोधा की तौहीन। इमरान खान कहता है वो भी मेरे, पाक फ़ौज भी मेरी है। यानी उसने एक सॉफ्ट कार्नर दिखाया। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने सॉफ्ट कार्नर दिखाया और सुहेल आफरीदी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। तीसरी जानिब इमरान खान ने सॉफ्ट कार्नर दिखाया और बैरिस्टर सैफ को काबीना से नहीं निकाला। अब चौथी जानिब बम फटता है। सुने, बैरिस्टर सैफ का ट्वीट है कि अगर इमरान खान पैरोल पे बाहर आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान की अमन व सलामती के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। अब आप बात समझे, ये पैरोल पे रिहाई का अचानक आइडिया कहाँ से आ गया?
और ये कहाँ से आ गया कि वो बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान के सलामती के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेंगे, अफ़गानिस्तान से मामला संभल नहीं पा रहा और अंदर के मामला संभल नहीं पा रहे। तो इन सारे हालात में इमरान खान का बाहर आना और पेरोल पे बाहर आना, जिसका मतलब ये होगा कि हुकूमती आशीर्वाद और ताकतवरों के आशीर्वाद से बाहर आएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ आप समझ गए मेरा ख्याल है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बताऊँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमरान खान जेल में भूखा मर जाए, इमरान खान बीमार हो के अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, उन्हें कुछ हो जाए, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये तासुर मिले कि उन्होंने हुकूमत से कोई फेवर लिए या ताकतवरों से फेवर लिए। अब इमरान खान ने अगर ये भी कह दिया कि जी मैंने तो ताकतवरों से फेवर नहीं लेनी, तो फिर इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? तो मैं आपको बताऊँ, एक पेशी की मार, एक समात की मार है 190 मिलियन। ऐसे करके वो केस में इमरान खान बरी हो जाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि चले ऐसा करते हैं कि उसमें वो बरी हो जाते हैं और तोशा खाना केस 2 का जो फ़ैसला है उसे महफूज कर लिया जाए ज़मानत के तौर पे कि इमरान खान का भी कोई गड़बड़ करे तो वो फ़ैसला आ जाए और फिर गिरफ़्तार हो जाए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प गेम मैंने अब आपको बताई है कि क्या होने जा रही है। और कहा यही जा रहा है कि अगर बैरिस्टर सैफ अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो इमरान खान अदालतों के ज़रिए बाहर आएंगे और अदालतें उन्हें इंसाफ देंगी, रिलीफ नहीं देंगी। तो आखिरी चलते चलते ये कि जो इटली की एक वज़ीर आज़म है, जिन्होंने हमारे शहबाज शरीफ साहब के मक्खन लगाने और पॉलिश के ऊपर मुंह पे हैरत से हाथ रखा था, अब एक वीडियो और आई है जिसमें इंडोनेशिया का जो वज़ीर आज़म है वो भी ट्रंप साहब से आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि मुझे आपके दामाद से टाइम ले दें, अपने बेटे से टाइम ले दें, मेरे हालात वहाँ टफ़ है। शर्म आती है इन मुस्लिम हुक्मरानों को, डूब मरने का मुकाम है इन बेशर्मों को। मैं तो हैरान हो गया, मुसलमानों के तो खून में गैरत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये किस तरह के हुक्मरान हैं जो तलवे चाट रहे हैं ट्रंप के अपनी नौकरियां बचाने के लिए? उनको वो कुछ कह रहे हैं जो खुद यहूदी और ईसाई नहीं कह रहे उनके हक़ में, ट्रंप के हक़ में, वो मुसलमान कह रहे। अफसोस होता है, और अफसोस इस बात का होता है कि जिन लोगों ने उनको लाके ऐसे लोगों को बिठाया उन्हें कोई परवाह नहीं हो रही। लेकिन शायद हालात बदल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।